Okay, so what all we are going to do today? First, we will actually discuss the syllabus. Okay, so what we are going to do? We will first discuss the basically syllabus of UP and then how we are going to take or cover this course. So basically, what is going to be the course methodology? Okay, so how I am going to do the delivery of the course, and also how I am going to do the basically uh, practice set and then the assessment. So the first thing that I will show you actually is like how a test would be shared with you. So this I just need to take it. For example, this is the basically test that I have shared with you about the JB Watson. I hope you can see this. Will someone confirm you are able to see this topic JB Watson? Yes, sir. Okay. So it is just like you have this psychologist JB Watson who is called the chief proponent. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूंगा ताकि लोगों को समझ में आए. तो जो जेबी वॉटसन हैं वो बेसिकली हमारे बिहेवियरिज्म के चीफ प्रोपोनेंट हैं और उनके लिए ये एक क्वेश्चनर है या एक आपका बेसिकली क्वेश्चन सेट है जो आपको करना है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो आपको अपना नाम डालना होगा और जैसे ही मैं कल आपके साथ में जिस सीक्वेंस में आपने फीस जमा करी है मैं उसी हिसाब से यहाँ पे आपको रोल नंबर असाइन करूंगा. तो आपको वो रोल नंबर यहाँ पे डालना होगा और फिर आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस हैं. सो मैंने आपसे ये शेयर किया था. लेट मी जस्ट क्विकली डू इट. सो वॉटसन फुल नेम इज जॉन ब्रॉडस वॉटसन. आई जस्ट नीड टू दिस इज माय page, so I just need to open this. Okay, now I can solve this. So यहाँ पे आपको बेसिकली अपना रोल नंबर लिखा होगा और यहाँ पे अपना नेम लिखना होगा जो आपने फॉर्म में भरा है. और जब आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो जैसे मैं एक रोल नंबर लिख रहा हूँ 101 और फिर हम यहाँ पर आते हैं. तो मैंने इस क्वेश्चन को बेसिकली सफल करके रखा हुआ है. सो वॉटसन वर्क प्राइमरली इन्वॉल्व. द आंसर इज कंडीशन रिफ्लेक्स. And Watson nationality was he was American. Watson book titled Behavior: An Introduction to Comparative Psychology was published in the year 1914. एक दो चीज आपको पता होगी कि वॉटसन बहुत बड़े फंक्शनलिस्ट के जैसे ट्रेन हुए थे. लेकिन इन्होंने जो 1913 में अपना पेपर पब्लिश किया था वो is the landmark for him to get recognized as the proponent of the behaviorism. So what is considered that who is considered is chief patron of so basically Watson behaviorism के हैं. Observable behavior is the overt behavior. So आपको इस तरह से ये करना होगा. And Watson asserted that okay, so यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इन्होंने क्यों ये कहा कि ह्यूमन बिहेवियर हम सब्जेक्ट मैटर माने साइकोलॉजी का, क्योंकि ये तीनों सही हैं. तो ऑल ऑफ दीज. और जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वॉटसन ने कहा था वो ये कहा था कि आप मुझे किसी भी तरह का बच्चा दें और मैं उसको किसी भी तरह
के एडल्ट के फॉर्म में शेप कर सकता हूँ, तो उसका आंसर है चाइल्ड रियरिंग। एंड वॉल्ट फील्ड डज नॉट यूज द वॉटसन वर्क प्राइमरली। देखिए ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बनाए जाते हैं, क्योंकि जो बिहेवियरिज्म का है, कंडीशन रिफ्लेक्स है, वो एक बिहेवियर को लर्न करने का फिनोमिना है। तो पैरेंटल मेथड में भी यूज होता है, एनिमल ट्रेनिंग में भी यूज होता है। मालएडेप्टिव बिहेवियर, फोबिया, एंजाइटी, हमें पता है कि हम वहाँ पे सीबीटी यूज करते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है पर्सनालिटी में, इसका रोल बहुत कम माना जाता है। तो इसका आंसर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एंड देन ही डिलीवर्ड हिज एड्रेस, जिससे कि उनको ये पहचान मिली, साइकोलॉजी एज बिहेवियरिस्ट व्यू इट, इन द ईयर 1913। He started his career teaching experimental and comparative psychology। तो दोनों हैं आंसर इसका, बोथ ए एंड बी। एंड वाइट रैट एल्बर्ट डी एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि यूसीएस क्या होता है और सीएस क्या होता है, क्योंकि जो रैट था वो पहले अनकंडीशनड स्टिमुलस था, लेकिन बाद में जो कंडीशनिंग हुई उसके कारण वो कंडीशनड स्टिमुलस हो गया। और इसी कारण से जो बेसिकली लिटिल अल्बर्ट था, 9 मंथ का वो बच्चा था, वो किसी भी वाइट फरी ऑब्जेक्ट से डरने लगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला है, यूसीएस एंड सीएस। एंड हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी? ये है व्लादिमीर मार्कचो बेक्टरव। एंड इन फेमस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड लिटिल एल्बर्ट, वॉटसन गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने गलत किया, क्योंकि आप लोग टेक्स्ट बुक में पावलोव पढ़ते हैं, बट अगर आपको पता हो तो जो बेख्तरव थे वो भी रशियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, और पावलोव के बहुत बड़े कंपिटिटर थे। बेक्तवर वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बेसिकली ये हमें बताया कि जो हिपोकैम्पस है उसका रोल ह्यूमन मेमोरी में है। तो दोनों लोगों का वर्क बेसिकली वॉटसन ने पढ़ा था, बट मैक्सिमम लोगों ने पावलोव किया। तो ये क्लैरिटी थोड़ी सी आपको चाहिए होती है। वॉटसन फुल नेम वाज जॉन ब्रॉडर्स वॉटसन। अभी हम नेक्स्ट अगर करेंगे तो इसमें आपके ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर वॉटसन ड्यूरिंग हिज करियर वर्कड ऑन इमोशंस टू, आंसर ट्रू है। लेफ्ट एकेडमिक्स टू जॉइन एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। उन्होंने एज ए डायरेक्टर सर्व किया और बाद में उन्होंने बेसिकली अपने सारे कामों को जला दिया। एंड इट वाज वेरी बैड एंड ऑफ हिज लाइफ। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन उन्होंने दिया था, ट्रू है। वॉटसन वाज फॉर्मली ट्रेन्ड एज फंक्शनलिस्ट, ये भी ट्रू है। एंड मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें ट्रू रखे हैं। वॉटसन असर्टेड दैट कॉन्शियसनेस थ्रू इंट्रोस्पेक्शन कैन नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी ड्यू टू सब्जेक्टिविटी, ये भी ट्रू है। तो जब आप किसी एक टॉपिक पर इस तरह से उसे करेंगे उसका, तो आप जैसे ही इसे सबमिट करेंगे आपके पास ये मैसेज आएगा और यहाँ से आप उसका स्कोर देख पाएंगे। तो जैसे मैंने अभी ये करा है, तो यू कैन सी इट इज 20 आउट ऑफ 20। बट मेरे लिए क्यों ये रिक्वायर्ड है और मुझे ये कैसे हेल्प करेगा, उसको मैं आपको बेसिकली दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं डेटा प्रोसेस कर सकता हूँ। जो आप ये फॉर्म्स फिल कर रहे हैं या आप जो क्वेश्चनर करेंगे, मैं आपकी परफॉर्मेंस को कैसे बेसिकली ट्रेस कर सकता हूँ। तो जैसे ये मेरा एक दूसरा कोर्स है जिसमें एनसीईआरटी, बेसिकली पीजीटी टीचर्स के लिए एनसीईआरटी 12th पढ़ाता हूँ मैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो जो सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये जो क्वेश्चंस थे इसमें उनके ये 159 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। और मुझे ये सारा डिटेल्स यहाँ से दिख रहा है कि किसने कितना स्कोर किया, और उनके पर्टिकुलर्स भी दिख रहे हैं। हर फॉर्म में ये पर्टिकुलर्स नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन वाइज भी यहाँ पर मैं उस चीज को देख पा रहा हूँ कि ये बेसिकली आपका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह का है, और इंडिविजुअल किस जगह पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस जगह पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। दिस आई कैन एक्चुअली ट्रेस विथ योर submission. Now we need to come to actually the syllabus part. So let me just see where I have opened the syllabus. क्योंकि when you have multiple window, then you can't find actually
what you are looking for. Okay, syllabus. So now, okay, so this is the basically syllabus for यूपी पीजीटी. लेकिन यहाँ पे जो हम लोग यूपी पीजीटी कह रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई ऐसा एक्सेप्शनल अलग से एग्जाम नहीं है. एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो एक फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसी के लिए ये बेसिकली हमारा एग्जाम होता है. आपको एलिजिबिलिटी पता होगी कि क्या होती है. इसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए साइकोलॉजी में. लेकिन अगर आपका बीएड है, एमएड है, तो 5 मार्क्स आप उससे ले सकते हैं. अगर आपका पीएचडी है तो आप 10 मार्क्स ले सकते हैं. और दूसरे भी कुछ रिजर्वेशंस के मार्क्स अलॉट करे गए हैं जो कि मैक्सिमम 25 हो सकते हैं. 125 क्वेश्चन आते हैं. हर क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का होता है, और टोटल आपके 425 मार्क्स होते हैं रिटन एग्जामिनेशन के. तो जिसका रिटन एग्जामिनेशन अच्छा है, क्योंकि ये देखा गया है पिछले बार 2011 में हुआ था, फिर 2013 में, फिर 2016 में, और 2016 के बाद अब ये निकली है. बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नंबर ज़्यादा हैं, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है यूपी में, तो बहुत संभावना है कि बहुत जल्दी एग्जाम का रिजल्ट आएगा और बहुत जल्दी पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा. तो इसमें टोटल मामला आपका 425 मार्क्स आपके बेसिकली रिटन एग्जामिनेशन के हैं, 25 आपके इंटरव्यू और उसके जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं उसके हैं, और फिर 50 मार्क्स आपके इंटरव्यू के रहते हैं. तो टोटल साइड 500 पे ये निकलता है. लेकिन अगर आप ये सिलेबस आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही सिलेबस है जो आप लोगों ने पढ़ा है अपने मास्टर्स में, अपने अंडर ग्रेजुएट यानी बीए बीएससी में, और वही चीज़ आपको फिर से यहाँ पर एक बार पढ़नी है और अच्छी तरह से पढ़नी है. तो जो आप ये पहली यूनिट आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी मेथड्स. तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो हमारे अ, बुक्स में जैसे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ये इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बुक में इस तरह से दिया रहता है, और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वहाँ से ये पूरी यूनिट ली गई है. जब हम दूसरे पार्ट को देखते हैं सिलेबस के, तो ये है मोटिवेशन. तो यहाँ पर मोटिवेशन आपका चैप्टर बुक में होता है, वहाँ से ये पूरा लिया गया है. फिर तीसरा हम देखते हैं कि ये इमोशन है. चौथा हम देखते हैं परसेप्शन एंड अटेंशन है. और आई बिलीव कि आप लोग इतना तो जानते होंगे कि अगर कोई चैप्टर उस तरह से है तो उसके अंदर का सब्जेक्ट मैटर या उसके अंदर क्या-क्या पूछा जाता है. फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा है मेमोरी का. लर्निंग आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लर्निंग बेसिकली. और इट इज़ लाइक इन एवरी एग्जाम, चाहे वो पीजीटी का हो या वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो यूनिवर्सिटी के लिए, बीए एमए कोर्सेज के लिए, एमफिल हो, पीएचडी एंट्रेंस हो, या यूजीसी नेट हो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिकली चैप्टर है लर्निंग का. फिर हमारे पास पर्सनालिटी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं. यहाँ पर एक्चुअली में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि व्हाट वेयर व्हेन बेस्ड होते हैं. जनरली 2-3 क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें तो एप्लीकेशन बेस्ड या स्टैटिस्टिकल टूल पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली यूपी पीजीटी में. तो बहुत छोटे-छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जैसे कि हमारा मान लीजिए कि आईक्यू का फॉर्मूला है, एमए सीए की वैल्यू दी रहेगी, एमए या सीए की वैल्यू दी रहेगी और आपसे कोई एक वैल्यू पूछ ली जाएगी. कुछ 3-4 रॉ डेटा दिया रहेगा, मीन पूछ लिया जाएगा, मीडियन पूछ लिया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें स्टैट्स नहीं आता है. फिर हमारा ये एबनॉर्मल बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ है, जो कि एक्चुअली एक काफ़ी क्रिटिकल और डिफिकल्ट यूनिट है इस पूरे सिलेबस में. ग्रुप स्ट्रेस, ग्रुप स्ट्रेस में हम लोग सोशल साइकोलॉजी में ये पार्ट पढ़ते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस, ग्रुप थिंकिंग, ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप पोलराइजेशन. बेसिकली उसमें ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप थिंकिंग के पहले के जो 3 एलिमेंट्स हैं, कन्फॉर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस. हाँ सरिता बताइए.
आपने हाथ रेस किया है। सर ये रिलेटेड क्वेश्चन तो अभी शायद नहीं है, बट दिमाग में आया तो सोचा पूछ लूं। सर ये हमारे जो एग्जाम होंगे ये ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे, कैसे होंगे, क्या लगता है बिल्कुल आपको? ये ऑफलाइन होंगे, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट किसी भी तरह से इसको ऑनलाइन नहीं करा सकती, तो ये बिल्कुल तैयार रहें कि ये ऑफलाइन ही होंगे। और सर सेंटर्स फिर वो देंगे, वो डिसाइड करके बता देंगे, जहाँ आएगा वहां जाके देना पड़ेगा? हाँ, ऑब्वियसली अभी जैसे ही 17-18 की डेट है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा वेबसाइट पे। तो जब आप जी वहाँ सर। से वेबसाइट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे किसी कॉलेज का नाम दिया होगा जी और सर। उसका एड्रेस भी दिया होगा, वहाँ पे वो जाके आप एग्जाम लिखेंगे। जी सर। इट इज थैंक यू वेरी सर। वेरी मच लाइक यू राइट फॉर योर 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स। यस सर। और जो ये लास्ट इसमें यूनिट है साइकोलॉजी, ये एक्चुअली जनरली हमारे यहाँ पर पहली यूनिट आप देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का है, जिसको हम लोग बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। ये वहाँ से लिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे जो इसको देखें, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट इन इंडस्ट्री, कंडीशंस एंड एरर्स ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन, और ये यूनिट कई बुक्स में आपको नहीं मिलता है, जो आप रेगुलरली रेफर करते आए हैं अभी तक। ओके, तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें जनरली मैंने जितना देखा है प्रीवियस ईयर, मोनिका, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा था। और तो यहाँ पर एक ये है कि ये बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो हमारी होती है, उससे ये एक यूनिट है। और इसमें एक और जो पार्ट है, जो कि एक्चुअली में आप लोगों ने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का तो ये पार्ट कई लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में मेजर्स टू इम्प्रूव सर्विस कंडीशंस, ये जो क्रिटिकल एक यूनिट है, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो केवल ये जो दो मैंने बताए, एक लास्ट यूनिट वाला और जो मेजर्स टू इम्प्रूव सर्विस कंडीशंस इन उत्तर प्रदेश वाला जो एक पार्ट है, एक्चुअली में वही केवल है जो थोड़ा सा अलग है। अदरवाइज यू हैव एवरीथिंग विच यू कन्वेंशनली स्टडी इन दिस। एंड दैट्स द रीजन जो हमारा ग्रुप है, जब मैंने उसमें वो फॉर्म देखा और लोगों ने वो सबमिट करा, तो उसमें यूपी पीजीटी के मैक्सिमम लोग हैं, लेकिन साथ में कुछ लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो वो भी हैं। कुछ लोग जो बीए में एंट्रेंस लेना चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं जो बीएचयू में एंट्रेंस लेना चाहते हैं, तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है एंट्रेंस के लिए। तो एंट्रेंस वाले भी हैं। तो एक्चुअली में ये एक तरह से एक बहुत ही अच्छा डिजाइंड किया है। एक तरह से पूरा जो फाउंडेशन है आपका, वो इसमें काफी अच्छा हो जाएगा। और कई टीचर भी हैं जो इस कोर्स में आए हैं, क्योंकि इट इज ऑलवेज लाइक अबाउट द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ये हमारा जो ग्रुप है उसका ये प्रोफाइल है ये। तो अभी हम लोगों ने ये कवर किया। अभी जो आप लोगों ने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा होगा, तो आई थिंक आई कैन जस्ट शो यू दैट हाउ दिस लर्निंग चैप्टर, बिकॉज एक बार आपने ये जो टॉपिक कवर किया जेबी वॉटसन का, वो जो रिसर्चर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बेसिकली बिलोंग किसको करते हैं? वो बिलोंग करते हैं बिहेवियरिज्म को। तो अगर हमें बिहेवियरिज्म के टॉपिक को सीखना होगा, तो बिहेवियरिज्म के टॉपिक को सीखने के लिए हमको, हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो अब हमारे दिमाग में नहीं हो। तो मैं आपको केवल एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो आपको मैं एक्चुअली अपना जो एक मैंने क्लास बनाया है, ये लर्निंग का, लर्निंग चैप्टर जो है, जो आपके सिलेबस में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसकी जस्ट मैं आपको क्लासेस का डेमो दे रहा हूँ। और ये मैंने इसीलिए ओरिएंटेशन सेशन रखा, क्योंकि कई बच्चे हैं यहाँ पर जो पहली बार मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। So it was very much important for me to like justify that how we are going to do this all together. Okay, so just I am going to show you this briefly about this chapter. So I hope आप ये देख पा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने एक्चुअली, मैंने यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करा कि जो लाइफ डेवलपमेंट है, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पार्ट आता है
तो दिस इज लाइक आई एम टेकिंग केयर ऑफ फ्रॉम दी लाइफ डेवलपमेंट के कैसे हम मैच्योर होते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए लर्निंग शब्द का मीनिंग क्या होता है, फिर लर्निंग के कितने प्रकार होते हैं, और लर्निंग में कॉग्निटिव एंड स्किल लर्निंग है और फिर बिहेवियरल लर्निंग है। तो जब हम साइकोलॉजी में लर्निंग शब्द यूज करते हैं तो वो बिहेवियरल लर्निंग है, लेकिन जब हम लोग मेमोरी पढ़ते हैं या थिंकिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लर्निंग का मतलब हमारा कॉग्निटिव एंड स्किल लर्निंग हो जाता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए, इससे कई क्वेश्चंस बेसिक आ जाते हैं। तो हम लोग बिहेवियरल लर्निंग सीख रहे हैं, फिर क्या नेचर ऑफ लर्निंग है, और बेसिकली हाउ दिस, व्हाट आर द फीचर्स एंड लर्निंग, कितने बेसिकली की इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं, पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग क्या है। तो क्लासिकल, ऑपरेंट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें मैंने क्लासिकल और ऑपरेंट को खत्म किया है। ऑब्जर्वेशनल, कॉग्निटिव, वर्बल, कॉन्सेप्ट लर्निंग, स्किल लर्निंग, ये बेसिकली हमारे आगे वाले पार्ट में है। तो किसी ने कुछ पूछा है सर, टाइम स्लॉट एंड डेज कौन कौन से हैं स्पोर्ट्स के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्नेहा आपका। मैंने एक्चुअली वीक में 3 दिन सोचा है, क्योंकि संडे आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू प्रैक्टिस सेट। देखिए, आपको बहुत समझदार होना चाहिए, मौका बिल्कुल मिला है, निचोड़ लो इसको, ठीक है। और हम लोग 3 दिन करेंगे, और हर संडे को, वैसे तो मैं कुछ कुछ आपसे शेयर करता रहूंगा, लेकिन संडे वुड बी द स्पेसिफिक डे फॉर सॉल्विंग द एमसीक्यूज एंड प्रैक्टिस सेट, बिकॉज कई लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, कई टीचर्स हैं, तो वो उनसे डिस्कस होने के बाद यही निष्कर्ष निकला कि जो मेजोरिटी ऑफ दी एमसीक्यू सेट होंगे वो हम लोग संडे को रिलीज करेंगे। बट हमारी जो क्लासेस होंगी वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हो सकती हैं, या ट्यूसडे और थर्सडे एंड सैटरडे हो सकती हैं। तो मे बी हम लोग किसी भी दिन कर सकते हैं, आई थिंक सुबह शीघ्रम। तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे का हम शेड्यूल रख लेते हैं। तो 3 दिन क्लासेस होंगी। टाइम हम लोग अभी गूगल फॉर्म जो फी के बाद जमा करना है, उसमें कई लोगों ने 7 बजे को प्रेफर किया है, कुछ लोगों ने 6 को प्रेफर किया है। तो मुझे लगता है 7 बजे का एक ऐसा टाइम होता है जो मैरिड वुमेन है वो 1 घंटा निकाल सकते हैं, और फिर अपना वो खाना वाना उन्हें बनाना होता है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आपको भी मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मेरे घर में भी पूजा हो रही है। तो मुझे लगता है 7 से 8 का टाइम सही होगा। तो हम लोग हफ्ते में 3 दिन ये क्लासेस करेंगे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। एंड संडे को आपके सारे प्रैक्टिस सेट्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, एंड इट विल बी ओनली शेयर्ड विद दोज हु हैव सबमिटेड द फीस। बिकॉज आपकी जो ईमेल आईडी है फॉर्म में, वो आप भरेंगे तो मैं आप, फॉर्म में एक प्रोविजन होता है कि आप केवल उनसे शेयर करते हैं जिसकी ईमेल आईडी आपके पास होती है। तो उसका एक टाइम स्लॉट होगा, 11 से 12, 4 से 5, इस तरह से टाइम स्लॉट रहेगा। आपके पास वो मेल आईडी में पहुंचेगा, आप उसको लॉगिन करेंगे, आप भरेंगे। अगर मान लीजिए कि 45 क्वेश्चन है और 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटे के बाद वो अपने आप लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए जो लोग केवल फीस जमा करेंगे वही एक्सेस कर पाएंगे। और मैंने बहुत मेहनत करी है, अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। इसीलिए I will be only doing this with those who actually submit the fees. तो जैसे मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसमें कंडीशनिंग क्या है, उसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। और फिर कंडीशनिंग के बाद क्लासिकल कंडीशनिंग की बात आई, इवान पावलोव, यहाँ पर उनके काम को डिस्कस किया है। फिर जो मेरे हैंड्स नोट हैं, जो बेसिकली मैंने अपने सिंस वेरी बिगिनिंग बनाए हैं, वहाँ से जो इमेजेस मुझे अच्छी लगी हैं वो मैंने लिखी हैं यहाँ पर, ताकि वो मैं आपको और अच्छी तरह से समझा सकूँ। So there are like it is made so much interactive, and that is the reason I am teaching students also, teachers also, and those also who are doing the UGC NET JRF preparation. तो जैसे ये बहुत important पार्ट है आपका शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, इसमें हम लोग टेम्पोरल अरेंजमेंट कहते हैं, जो कि यूसीएस और सीएस के बीच में होता है। तो उसके लिए ये एक आपके पास प्रेजेंटेशन है, एंड देन आई एक्सप्लेन दिस एपिटेटिव कंडीशनिंग एंड एवर्सिव कंडीशनिंग। तो पूरा जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी तरह से है, और आप शायद ये देख पा रहे होंगे इस पूरे प्रेजेंटेशन में कि ये किस तरह से मैंने अलग अलग बुक्स, जैसे ये जो पर्टिकुलर डायग्राम आप देख रहे हैं ये टॉटा मैकग्रॉ के बुक का है।
और भगवान का आशीर्वाद भी मिल रहा है आपको, तो माता जी को मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो जस्ट बियर फॉर सम टाइम। ओके, तो ये मैंने टाटा मैग्रॉ की बुक से लिया है, उसके पहले वाला अटकिंसन की बुक से लिया था। तो कई बुक्स का बेसिकली निचोड़ है यहाँ पर, एंड देन वी हैव द ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो आप पॉजिटिव रिइंफोर्सर, नेगेटिव रिइंफोर्सर में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिकली जब आप वो टेस्ट करेंगे और मुझे जब ये समझ में आएगा कि आपको किस जगह पे मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं उस पर्टिकुलर, भाई ये जो डाउट है 2-3 लोगों ने मुझसे पर्सनली भी पूछ लिया है। यूपी SESSB का जो वेबसाइट है उसमें जनरल अवेयरनेस का कोई जिक्र नहीं है। वो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के एग्जाम में होता है, जो कि अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। तो शायद कई लोग इसलिए कंफ्यूज हो गए हैं कि अक्टूबर के एग्जाम की बातें भी हो रही हैं, लेकिन जैसा प्रार्थना जी ने पूछा है, प्रार्थना, जनरल अवेयरनेस का कोई क्वेश्चन नहीं आता है यूपी पीजीटी में। 125 क्वेश्चंस होते हैं और 125 क्वेश्चन केवल आपके साइकोलॉजी से ही जुड़े होते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड। देखिए, ये जो आपने सरिता क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर हम लोग 3 दिन पढ़ेंगे तो आपको क्या लगता है कि मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा? जैसे मैंने आपके साथ कोई कॉन्सेप्ट शेयर किया है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा मंडे वाले दिन कि आप मंडे ट्यूसडे में चैप्टर 1 अपनी तरफ से रीड करिए, और उसके लिए मैं वो टेक्स्ट जो है वो आपको चैप्टर 1 का भेजूंगा। तो इस तरह से ये ऐसा नहीं है कि एटलीस्ट मैं आप लोगों को कोई एलिमेंट्री स्कूल या सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट नहीं समझ रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि दिस इज बेसिकली ए ग्रुप फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। आपका एक रोल है और हमारा एक रोल है, तो हम दोनों लोगों को एक एज ए पार्टनर ये काम करना है। तो आइडिया ये रहेगा कि हम लोग, जैसे मंडे को अगर मैं आपके साथ में एक एमसीक्यू शेयर करता हूँ और उसके बाद क्लास लेता हूँ, तो मंडे ट्यूसडे में आपको एक चैप्टर अपनी तरफ से सेल्फ रीड करना है। उसके बाद मैं आपको जब वेडनेसडे क्लास लूंगा, तो वहां पे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूं, और उसके लिए मैं मंडे शाम को आपसे वो डाउट्स आपके पूछ लूंगा कि व्हाट यू वांट मी टू क्लियर। फिर मंडे को वो डाउट क्लियर होंगे, और फिर इस तरीके से, सॉरी, वेडनेसडे को वो डाउट क्लियर होंगे, और फिर वेडनेसडे थर्सडे आपको फिर से एक चैप्टर को खत्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ये देखा है कि यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग खत्म करी, जिसको ऑपरेशनल कंडीशनिंग कहते हैं। तो बेसिकली फॉर ऑल योर डाउट्स आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, बट जो शेड्यूल रहेगा वो यही रहेगा कि हर 2 दिन में हम लोगों को एक चैप्टर खत्म करना है, और उस चैप्टर के साथ रिलेटेड हमें एमसीक्यूज को भी खत्म करना है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो चैप्टर्स दिखाए, प्रार्थना ये पूछ रही हैं सर ये रिटर्न के बाद इंटरव्यू भी होते हैं ना? हाँ बिल्कुल होते हैं, और इंटरव्यू में केवल उनको ही बुलाया जाता है जिनका कट ऑफ अच्छा होता है। और जनरली अगर आप SC ST हैं तो आपका कट ऑफ 340 के अराउंड है, अगर आप OBC हैं तो वो 350 से 360 है, और जो लोग जनरल हैं उनका कट ऑफ इस एग्जाम में 380, 425 में से 380 के ऊपर है। 2016 के जो फर्स्ट मेरिट होल्डर है उसका जो रिटन एग्जाम का कट ऑफ है वो है 400 कुछ 6 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी आपको पुरजोर करनी पड़ेगी, ये कोई आसानी में नहीं हो पाएगा। ओके, सो एज आई हैव टोल्ड यू देयर आर 11 यूनिट्स, और वो 11 यूनिट्स हमें करनी होती हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे चैप्टर वाइज ये किस तरह से हम लोग इसे फिनिश करेंगे। आई विल जस्ट शो यू दिस। ये हम लोगों ने देख लिया है, तो किसी ने कुछ पूछा है मुझसे। 380 मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड। यही सोच के चलिए तो अच्छा है, क्योंकि कट ऑफ
तो इससे ज़्यादा की भी जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 80% से ज़्यादा आपके हर ऑब्जेक्टिव में अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही है। और उसी तरह से जुड़ जाओ एकदम, मतलब कोई अभी कुछ समय के लिए कुछ और मत सोचिए आप, तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आपके सिलेबस में कुछ चैप्टर्स हैं, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। तो ये एमसीक्यूज़ मैंने तैयार कर रखे हैं आपके लिए। तो जैसे ये इंट्रोडक्शन टू मेजर पर्सपेक्टिव है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा वो एमसीक्यू जैसा मैंने ये आपको बताया, कई लोगों को नहीं पता है ये। कई लोग थोड़ा-सा पहली बार इस तरह का वो एक्सेस कर रहे हैं, तो आई अंडरस्टैंड एंड आई प्योरली रिस्पेक्ट यू। और इसीलिए मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ, ताकि कोई भी किसी तरह की आपको परेशानी ना हो। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जैसे एक हमारा चैप्टर है मेजर पर्सपेक्टिव्स, तो उसके लिए ये हमारे पास में ये हमारे पास में ये सेट है, इसमें 39 क्वेश्चंस हैं। तो 39 क्वेश्चंस में आप ये देख रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स रिमूविंग समथिंग टू डिक्रीज ए रिस्पॉन्स। गलत है, क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोनों ही बिहेवियर को बढ़ा देता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह से हर एक बेसिकली यूनिट के लिए आपको किसी में 40 क्वेश्चंस हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 80 हैं। और मेरी तरफ से आपको एक मेगा प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें लगभग 800 क्वेश्चंस रहेंगे। वो हम लोग एंड में सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आपका एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाए। एक बात ध्यान रखिए, चाहे वो उपकार पब्लिकेशन की किताब हो, चाहे वो ट्रूमैन हो, चाहे वो अरिहंत हो, आंसर कीज हमेशा अराउंड 40 टू 60% सही नहीं रहती हैं। और ये जो सारे मैंने ये एमसीक्यूज बनाए हैं, ये खुद बनाए हैं, इसके आंसर्स खुद डाले हैं। तो आंसर कीज की मिस्टेक नियर टू इम्पॉसिबल है, आपको परफेक्ट आंसर्स यहाँ पे मिलेंगे। सर सिलेबस इंग्लिश में प्लीज शेयर कर दें। देखिए कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे बिट्स एंड बाइट्स में शेयर करूंगा, क्योंकि इस ग्रुप में कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं, और वो मुझे नहीं पता कि वो जेन्यून बच्चे हैं या वो किसी कोचिंग सेंटर के हेड हैं या इस तरह का कोई काम करते हैं। तो जो हमने मेहनत करी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे अभी आपने कहा सिलेबस शेयर कर दीजिए, तो मैं यूनिट वाइज आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन एक साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। आई होप आप मेरी कंसर्न को समझते होंगे। बहुत से लोग बैठे हुए हैं यार, बिना मतलब में बिना किसी एफर्ट के वो सारा कुछ उसमें से ले लेना चाहते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। सर बुक्स का नाम और ईयर आता है, आप दोगे? बिल्कुल सही आपने कहा, बुक्स का नाम आता है, उनकी मेजर। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सरिता, थैंक यू फॉर दिस, बिकॉज आई हैव समथिंग वंडरफुल टू शो यू गाइस। जस्ट वन सेकेंड। इसके लिए मैंने क्या तैयारी करी है, आप अभी शायद ये देख पा रहे हैं क्या, फेमस साइकोलॉजिस्ट का ये, आर यू एबल टू सी दिस? Yes, sir, we can see, sir. ओके, तो अगर आप देखें तो मैंने जितने इम्पोर्टेंट रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट आते हैं, सबका यहाँ पे बायोडेटा खोल दिया है। तो ये इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कौन सी बुक लिखी, किसका इन्फ्लुएंस था, कैसे इन्फ्लुएंस किया, तो ये शायद आपने ऐसा आज तक किसी बुक में भी नहीं देखा होगा, that you have all the researchers along with their work। and that's why I am saying कि भैया मैंने इतनी मेहनत करी है, मतलब लगभग 1.5 साल से इस मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि पीजीटी का अनाउंसमेंट आया था। तो मुझे पता है कि मार्केट में कोई भी ट्रस्ट वर्थी ना तो प्रैक्टिस सेट है, ना तो कोई टीचर है। और मैंने अपने बारे में बताया नहीं, लेकिन आप लोगों ने दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रहा हूँ दैनिक जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स में, और साइकोलॉजी के 5 पेपर पढ़ाता हूँ। तो थोड़ा बहुत आता है जिसको आप सामने देख पा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मैं आपको इसमें पूरी हेल्प करूँगा। और again and again I am saying this, that I have kept the fees very minimal, even I am extending this support to the teachers, ताकि वो भी अच्छी तरह से इस चीज को भुना पाएं, और वो भी एक तरह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जैसे इस पूरे 1 महीने के कोर्स को देखें। कारण ये है कि अभी मेरे कॉलेज में ब्रेक हुआ है, और
मेरे पास वो टाइम था, तो एक अच्छा सा सिंक हो गया और मैं इस मॉड्यूल के साथ आप लोगों के सामने आ पाया। 2 मिनट बचे हैं, आप लोग अगर चाहें तो और कुछ पूछ सकते हैं क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है बताने के लिए। द एजेंडा, हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया, मेथोडोलॉजी क्लास की डिस्कस करी, प्रैक्टिस सेट कैसे आप करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को मैं कैसे इवैल्यूएट कर पाऊँगा, वो मैंने डिस्कस किया। और ईमेल आईडी ज़रूर आप फॉर्म पे लिखें, फीस को पे करने के बाद, क्योंकि आपके पर्सनल ईमेल आईडी पर ही सारा इन्फॉर्मेशन आएगा अब, ना कि ग्रुप में। So those who pay the fee would get benefit. सर स्टैटिस्टिक्स का कैसे प्रिपरेशन करेंगे? देखिए पीजीटी में स्टैटिस्टिक्स बहुत बेसिक लेवल की पूछी जाती है और जब मैंने वो यूनिट आपसे डिस्कस करी तो मैंने बताया भी था, तो जितने पेपर्स हैं 2011, 13, 16 के, उसमें स्टैटिस्टिक्स का एक्चुअली में रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। उसमें टी टेस्ट, जेड स्कोर, ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। उसमें बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको मैंने एक अलग से पूरा एक सेट बनाया है प्रैक्टिस सेट का, जिसमें कि लगभग कुछ 60 के करीब क्वेश्चंस हैं, तो उससे आपका काम हो जाएगा। सम्स नहीं आते ना सर, बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर पूरा 125 मार्क का 125 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें हो सकता है आपको 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे मिलें जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से आते हों, जिसमें कि न्यूमेरिकल कभी-कभी ही पूछ लिया जाता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब आप पूछते जाइए क्योंकि मेरे पास और कुछ बताने के लिए नहीं है, ओरिएंटेशन में ये पार्ट था। तो सरिता आप पूछिए, आपने रेज़ किया है हाथ। सर 2 क्वेश्चंस थे। हुँ, सर पहला क्वेश्चन ये था कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल से भी क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल। कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और सर तो उसके बारे में कहाँ से पढ़ना होगा वो आप कह ही रहे कि आप बताओगे? वो